ओके, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पे होंगे। माय नेम इज़ रवि विश्ववर्मा एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ। ओके, लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने, वैसे मेरा सब्जेक्ट जो चल रहा था दैट इज़ मशीन डिज़ाइन, और मशीन डिज़ाइन में हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें पहला लेक्चर में हमने मशीन डिज़ाइन क्या होती है, क्यों इसका यूज़ होता है और कैसे कैसे इसका यूटिलाइजेशन हम करते हैं जनरल लाइफ में, तो इसके बारे में देखा। दूसरे दिन हमने देखा था डिज़ाइन प्रोसीजर्स कि कैसे कैसे हम किसी मशीन डिज़ाइन में प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करते हैं। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ड्यूरिंग द डिज़ाइन। ओके, सो टुडे, जैसा कि मैंने पहले बताया था, आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड इन डिज़ाइन। बेसिकली ड्यूरिंग द डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू, या मैं कहूँ अगर डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो स्टैंडर्ड्स की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और बेसिकली स्टैंडर्ड होता क्या है, सो स्टैंडर्ड क्या होता है इसको बाद में लिखते हैं। पहले तो ये हेडिंग डाल लेते हैं, यूज ऑफ स्टैंडर्ड, यूज ऑफ स्टैंडर्ड्स इन डिजाइन। सो हमने आपको ऑलरेडी डिफाइन कर चुका है कि व्हाट इज़ डिज़ाइन, डिज़ाइन होती क्या है, मैंने ये बता रखा है। मशीन डिज़ाइन क्या होती है ये भी मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है। आज स्टार्ट करते हैं यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड डिज़ाइन। तो यूज़ समझने से पहले हम ये जानते हैं व्हाट इज़ स्टैंडर्ड। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं तो स्टैंडर्डाइजेशन इज डिफाइंड एज द ऑब्लिगेटरी नॉर्म्स। एक प्रकार एक ये आवश्यक, एक अनिवार्य, एक ऐसा नॉर्म्स है जिसकी हेल्प से हम किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी मशीन एलिमेंट्स की हम करेक्टराइजेशन को डिफाइन कर पाते हैं। मीन्स एक स्टैंडर्ड लेवल है या स्टैंडर्ड सेटअप कर पाते हैं। सो वी कैन से करेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन इज अ ऑब्लिगेटरी नॉर्म्स with the help of which we can characterize the product. Okay, अगर हम स्टैंडर्ड्स की बात करें तो स्टैंडर्ड हर एक चीज़ में हो सकता है। ड्यूरिंग द डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू हर एक चीज़ में स्टैंडर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मैं बात करूं स्टैंडर्ड इन मटेरियल्स, स्टैंडर्ड मटेरियल, स्टैंडर्ड इन डायमेंशन, स्टैंडर्ड इन शेप, स्टैंडर्ड इन लोड्स, स्टैंडर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टीज, और वी कैन से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो मैं एक एक करके स्टैंडर्ड्स को लिख रहा हूँ। स्टैंडर्ड को इतना डीप से समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे हम कंपनी वाइज, नेशनल वाइज और इंटरनेशनल, हम तीनों स्टैंडर्ड्स को डिफरेंट तरीके से समझेंगे। फिलहाल के लिए मैं बात कर रहा हूँ यूज ऑफ स्टैंडर्ड इन डिजाइन। सो स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन is defined as standardization is defined as the standardization is a obligatory norms with the help of which we can characterize the product, with the help of which we can characterize the product. बेसिकली आपको इस टर्म को याद रखना है और एक ऑब्लिगेटरी को याद रखना है। मीन्स एक ऐसा आवश्यक नॉर्म्स है स्टैंडर्डाइजेशन जिसकी हेल्प से हम किसी भी प्रोडक्ट को करेक्टराइज कर पाते हैं। करेक्टराइज का मीन्स होता है उसकी करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना। जैसे मैं करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टैंडर्ड के बिहाफ पे करेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूं तो स्टैंडर्ड
standards of mechanical property material, standard of materials मीन्स किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को या मशीन को डिज़ाइन करते वक्त एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। आगे हम बात करते हैं जैसे कि मैकेनिकल स्टैंडर्ड ऑफ मटेरियल, इट्स केमिकल compositions and also its mechanical properties। तो पहला तो हमने बात करी है स्टैंडर्ड ऑफ मटेरियल कि किसी भी एलिमेंट को डिजाइन करते वक्त या बनाते वक्त एक ऐसे मटेरियल्स का चूज करते हैं जो पर्टिकुलर डिजाइन के लिए स्टैंडर्डाइज्ड हो, ठीक है, उसकी केमिकल कंपोजिशन भी स्टैंडर्डाइज हो, साथ साथ उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इन शेप एंड डायमेंशंस। पहला मेरा स्टैंडर्ड था, फर्स्ट स्टैंडर्ड था स्टैंडर्ड इन मटेरियल, मीन्स ड्यूरिंग द डिजाइन पॉइंट मटेरियल्स का स्टैंडर्डाइजेशन बहुत जरूरी है। दूसरे स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड्स इन शेप एंड डायमेंशंस, स्टैंडर्ड इन शेप एंड डायमेंशन, ये दूसरा आपका स्टैंडर्ड हो जाएगा। और भी स्टैंडर्ड्स हैं जैसे कि हम बात करते हैं स्टैंडर्ड्स इन फिट टॉलरेंस, मैं क्या बात कर रहा हूं, स्टैंडर्ड्स इन फिट टॉलरेंस एंड, और भी हम बात करते हैं जैसे सरफेस फिनिश, इसमें भी स्टैंडर्ड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आगे हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट, पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए भी एक स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है, ठीक है, तो उसका क्या होगा स्टैंडर्ड इन टेस्टिंग प्रोडक्ट। ओके, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ एनी मशीन और ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ एनी मशीन एलिमेंट देयर आर डिफरेंट स्टैंडर्ड विच शुड बी फॉलोड बाय द डिजाइनर। ओके, सो स्टैंडर्ड अगर हम बात करें तो डिफरेंट कैरेक्टराइजेशन के स्टैंडर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड इन मटेरियल्स, स्टैंडर्ड इन शेप और डायमेंशन, स्टैंडर्ड इन फिट टॉलरेंस एंड सरफेस फिनिश, साथ ही साथ स्टैंडर्ड इन टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो ऐसे ही कई सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं। अब देखते हैं कंपनी या नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कैसे स्टैंडर्ड का इस्तेमाल होता है या कौन कौन से स्टैंडर्ड का यूज करती है कोई कंपनी, कोई नेशनल, कोई नेशन और इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से स्टैंडर्ड का यूज होता है। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स व्हिच इज जनरली फॉलोड बाय द कंपनी। there are 3 types of standard. There are 3 types of standards. सबसे पहला होता है कंपनी स्टैंडर्ड। कंपनी स्टैंडर्ड, basically this standard is followed by the particular company or particular industry। as you know हर कंपनी का अपना एक अलग टैग होता है, अपना एक ब्रांड होता है, अपना एक स्टैंडर्ड होता है। तो वो अपने ब्रांड, अपने स्टैंडर्ड, अपने टैग को वेस्ट नहीं होने देते या किसी अदर कंपनीज को नहीं दे सकते, इसलिए हर कंपनी अपने एक स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। सो दिस स्टैंडर्ड फॉलोड बाय द पर्टिकुलर कंपनी। तो मैं लिखे था यहाँ पर दिस standard is followed by the particular company।
ओके, सो कंपनी स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड होता है जो किसी पर्टिकुलर कंपनी द्वारा फॉलोड किया जाता है, क्योंकि हर कंपनी का अपना स्टैंडर्ड होता है, अपना उसका टैग होता है, अपनी उसकी एक पहचान होती है, तो वो उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चलती है। सेकंड होता है हमारा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज कॉल्ड नेशनल स्टैंडर्ड और वी कैन से नेशनल स्टैंडर्ड। नेशनल स्टैंडर्ड मीन्स हर कंट्री, इसको दूसरे नाम से कंट्री स्टैंडर्ड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हर कंट्री का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो बिस होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, आपने नाम सुना होगा, IS इंडियन स्टैंडर्ड। ऐसे ही हर कंट्री का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। मैं कम स्टैंडर्ड्स में कुछ लिखे दे रहा हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपके समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड जिसे आप ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के नाम से भी जानते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और भी मैं अगर बात करना चाहूं तो जैसे कि AISI अमेरिकन आयरन एंड स्टील स्टैंडर्ड, क्या इसका फुल फॉर्म है? दिस इज कॉल्ड अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये जो स्टैंडर्ड है बेसिकली USA का स्टैंडर्ड है, USA। एक और स्टैंडर्ड USA का ही है, SAE। क्या फुल फॉर्म होगा आप लोग जानते हैं? आई होप सो। सोसाइटी ऑफ अमेरिकन इंजीनियर्स, सोसाइटी ऑफ एरोनॉटिकल या एरोनॉटिक इंजीनियर, सोसाइटी ऑफ एरोनॉटिक इंजीनियर। दिस स्टैंडर्ड इज ऑल्सो फॉर USA। ये भी स्टैंडर्ड कहाँ का है आपका? दिस इज नॉट एरोनॉटिक, दिस इज आई थिंक सो, दिस इज ऑटोमोटिव। ओके, तो ASAE सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम USA। मैंने 3 स्टैंडर्ड आपको बता दिए। एक स्टैंडर्ड है आपका इंडियन स्टैंडर्ड, दूसरा स्टैंडर्ड आपका क्या है? AISI अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, जो कि USA का है। आगे है ASAE सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, ये भी USA का है। एक और है स्टैंडर्ड, आप पहले इतना नोट कर लें, फिर मैं आगे बताता हूँ। ओके, आई होप सो सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट एक और स्टैंडर्ड है, मैं कंपनी का रफ करके लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, वो भी नेशनल स्टैंडर्ड है। दिस इज कॉल्ड BS स्टैंडर्ड। BS इसको क्या बोलते हैं? दिस इज ब्रिटिश स्टैंडर्ड। दिस स्टैंडर्ड इज द फुल फॉर्म ऑफ BS, ब्रिटिश स्टैंडर्ड। और ये कहाँ का है आपका? UK यूनाइटेड किंगडम का स्टैंडर्ड है, ठीक है। सो अभी मैंने क्या बताया? कंपनी स्टैंडर्ड, दूसरा मैंने बताया था नेशनल स्टैंडर्ड, एंड द लास्ट वन इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। सो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आप सभी लोग जानते हैं और वो एक ही है, दिस इज कॉल्ड ISO। कोई बताएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ISO को कोई फुल फॉर्म बताएगा? मैंने क्या बताया? नेक्स्ट थर्ड वन इज इंटरनेशनल
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, विच इज, अगर मैं एग्जाम्पल तौर पे बात करूं तो इसका एक ही है ISO, आई थिंक एवरीवन इज नोन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज अ फुल फॉर्म। ओके, सो मैंने 3 टाइप के स्टैंडर्ड बताए, ये भी बताया कि स्टैंडर्ड का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं और स्टैंडर्ड एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। और 3 टाइप के स्टैंडर्ड मैंने बताया, विच इज कंपनी स्टैंडर्ड, जो पर्टिकुलर कंपनी द्वारा फॉलो किया जाता है। दूसरा स्टैंडर्ड मैंने बताया दिस इज कॉल्ड नेशनल स्टैंडर्ड, जो किसी पर्टिकुलर नेशन द्वारा यूज किया जाता है, किसी पर्टिकुलर कंट्री द्वारा यूज किया जाता है। थर्ड हमने बताया दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, विच इज रिटन बैक साइड ऑफ मी, विच इज कॉल्ड ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये तो हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड का यूज क्यों करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यूज ऑफ प्रेफर्ड साइज। जाहिर सी बात है, किसी चीज को बनाने के लिए पर्टिकुलर साइज की डेफिनेशन होना बहुत जरूरी है। अगर जब तक मुझे उस साइज की रिक्वायरमेंट का पता नहीं होगा कि किस साइज का या किसी एलिमेंट को बनाना है तो किस साइज का बनाना है। आई थिंक आप लोग साइज सिर्फ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट से समझ रहे होंगे कि दिस इज द साइज। नो, साइज सिर्फ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ही नहीं होता है। पर्टिकुलर साइज की अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, जब कोई डिजाइनर कोई प्रोडक्ट को डिजाइन करता है तो उसके साइज को स्पेसिफाइड जरूर करता है। और अगर हम साइज की बात करें तो साइज में सिर्फ हाइट, ब्रेथ, लेंथ ही जरूरी नहीं होता है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि पावर कैरिंग कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी, स्पीड एंड आल्सो योर फेवरेट डायमेंशंस। तो अगर हम सिलेक्शन ऑफ प्रेफर्ड साइज की मैं बात करता हूं, नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, सिलेक्शन ऑफ प्रेफर्ड, सिलेक्शन ऑफ प्रेफर्ड साइज की अगर मैं बात करता हूं तो प्रेफर्ड को समझने से पहले हम समझते हैं साइज क्या होता है। ओके, हमने बताया जब कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग में कोई इंजीनियर किसी भी एलिमेंट या किसी भी प्रोडक्ट की डिजाइन करता है तो डिजाइन करने से पहले उसके साइज का स्पेसिफिकेशन जरूर कर लेता है कि मुझे किस साइज का कोई एलिमेंट चाहिए। साइज का मीन्स कि उस मटेरियल की पावर कैरिंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, या पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, स्पीड कितनी होनी चाहिए, एंड आल्सो डायमेंशंस एंड शेप साइज भी क्या होना चाहिए। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, इन इंजीनियरिंग डिजाइन a designer must know the specific size of the product, specific size of the product, and size is just a parameters. साइज बेसिकली है क्या, जस्ट अ पैरामीटर्स। वो पैरामीटर्स कौन कौन से हो सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं पैरामीटर्स की, तो जैसे पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी, पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी, किसी भी एलिमेंट की पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, वो भी एक साइज में ही आता है। सेकेंड में बात करूं लोड कैरिंग कैपेसिटी,
लोड कैरिंग कैपेसिटी। और अगर मैं आगे बात करूं पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी, और भी अगर बात करता हूं तो दिस इज स्पीड। और भी अगर मैं साइजेस की बात करूं दैट इज डायमेंशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस। अगर मैं इनके न्यूमेरिक फॉर्म में लिखना चाहता हूं, अगर मैं इनके न्यूमेरिक फॉर्म को लिखना चाहता हूं जैसे कि पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी, तो इसको न्यूमेरिक फॉर्म में साइज के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, फॉर एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ले रहा हूं। जैसे मैं मान लेता हूं 5 किलोवाट, किसी भी एलिमेंट को बनाना है तो उसके जो पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी की जो साइज होनी चाहिए विच इज 5 किलोवाट की होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं लोड कैरिंग कैपेसिटी उसकी कितनी होनी चाहिए, एक जस्ट एग्जांपल मैं मान लेता हूं 10 किलो न्यूटन का उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी होना चाहिए कि वो एलिमेंट 10 किलो न्यूटन के लोड को भी वियर कर सके। ठीक है। स्पीड मैं मान लेता हूं कि कोई भी 1000 आरपीएम की उसकी स्पीड होनी चाहिए, आरपीएम फॉर रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट। डायमेंशन ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो कुछ ये साइजेस होते हैं जिनको ध्यान में रख के किसी भी एलिमेंट की डिजाइन की जाती है, किसी भी मशीन की डिजाइन की जाती है। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ फॉर ऑफ योर बाइक, आपके बाइक का एक एग्जांपल लेता हूँ। क्या होता है कि जब बाइक की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें कई सारी चीजें ध्यान में रखी जाती हैं कि इसकी माइलेज क्या रखनी है, या माइलेज क्या होगी, लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी कि 2 आदमी बैठ सकते हैं, 3 आदमी बैठ सकते हैं, 10 आदमी बैठ सकते हैं, रिवोल्यूशन क्या होगा इसका, फ्यूल कंजप्शन क्या होगा। ये सारी चीजें एक तरह से साइज में ही आती हैं। तो उन्हीं साइज को ही हम क्या बोलते हैं, प्रेफर्ड साइज। अब आगे बात करते हैं, साइज तो हमने समझ लिया कि व्हाट इज द साइज। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेफर्ड साइज। प्रेफर्ड साइज इज नथिंग बट अ साइज विच इज फेवरेबल फॉर डिजाइन। ओके, एक ऐसा साइज जो डिजाइन के लिए फेवरेबल हो, दैट इज कॉल्ड प्रेफर्ड साइज। ओके, सो अब प्रेफर्ड साइज को डिफाइन करने के लिए एक नंबर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेफर्ड नंबर। तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी यही होगी कि प्रेफर्ड साइज को डिफाइन करने के लिए एक नंबर होता है जिसका नाम होता है प्रेफर्ड नंबर। अब उस नंबर को समझते हैं क्या होता है। प्रेफर्ड नंबर आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ द प्रोडक्ट। मैंने क्या बताया, अ प्रेफर्ड नंबर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ द प्रोडक्ट। एक ऐसा नंबर जिसकी हेल्प से हम किसी प्रोडक्ट के साइज को स्पेसिफाई कर सकते हैं, और उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्रेफर्ड नंबर। प्रेफर्ड नंबर क्या होता है, अ प्रेफर्ड नंबर आर यूज्ड टू स्पेसिफाई, मैं लिख रहा हूं, अ preferred number are used to specify the size of the product। मीन्स हम प्रेफर्ड नंबर की ही सहायता से किसी भी प्रोडक्ट के साइज को स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें ये प्रेफर्ड नंबर सबसे पहले दिया किसने था, तो एक फ्रेंच इंजीनियर थे, एक फ्रेंच इंजीनियर हुआ करते थे जिनका नाम था चार्ल्स रेनॉल्ड। क्या नाम हुआ करता था, चार्ल्स रेनॉल्ड। कौन थे, फ्रेंच इंजीनियर हुआ करते थे जिनका नाम था चार्ल्स रेनॉल्ड। इन्होंने ही 19th सेंचुरी में या 19वीं शताब्दी में प्रेफर्ड नंबर को सबसे पहले डिफाइन किया था। उन्होंने बताया था कि किसी भी साइज को डिफाइन करने के लिए एक नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, और उस नंबर को क्या बोलते थे, प्रेफर्ड नंबर। एंड द प्रेफर्ड नंबर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय अ फ्रेंच इंजीनियर व्हिच इज द नेम ऑफ द फ्रेंच इंजीनियर व्हिच इज चार्ल्स रेनॉल्ड, व्हिच in 19th century।
तो उन्होंने ये भी बताया कि प्रेफर्ड नंबर को डिफाइन करने के लिए एक सीरीज होनी बहुत जरूरी है। तो उन्होंने एक सीरीज दी और हर सीरीज का एक सीरीज फैक्टर भी दिया। ठीक है, फ्रेंच इंजीनियर चार्ल्स रेनॉल्ड ने 19वीं सेंचुरी में जब प्रेफर्ड नंबर की खोज की या प्रेफर्ड नंबर को पहली बार इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने एक सीरीज दी, प्रेफर्ड नंबर को स्पेसिफाई करने के लिए एक सीरीज दी और हर सीरीज का एक सीरीज फैक्टर भी दिया। वो सीरीज क्या हुआ करती थी, एक तरफ लिखिए आप लोग सीरीज और एक तरफ लिखिए सीरीज फैक्टर। सीरीज फैक्टर ये किसने दिया था, गिवन बाय चार्ल्स रेनॉल्ड। याद रखना, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा जा सकता है कि प्रेफर्ड नंबर वाज गिवन बाय, तो आपको सीधे सीधे लिख लेना है कि चार्ल्स रेनॉल्ड ने 19वीं सेंचुरी में प्रेफर्ड नंबर को दिया था। मैं सीरीज लिख रहा हूं, पहली सीरीज आपकी दिया था उन्होंने R5, सिंपल सा बस R5 सीरीज। दूसरी सीरीज आपकी थी दिस इज R10, थर्ड सीरीज थी R20, फोर्थ सीरीज थी R40 एंड फिफ्थ सीरीज थी R80। बस उन्होंने यही एक सीरीज दी थी और हर सीरीज का एक सीरीज फैक्टर दिया था। अब सीरीज फैक्टर कैलकुलेट कैसे करना है, आइए देखिए। मैं सिंपल सा एक इजी तरीका बताता हूं। हर एक रूट में आपको क्या लेना है, 10। बस हर एक के रूट में आपको क्या लेना है, 10 ले लीजिए। 10 सबके, अभी मैं बता रहा हूं आसानी सबका सीरीज फैक्टर आप निकाल लेंगे और याद करना टफ नहीं होगा क्योंकि आप सबके एग्जाम में कैलकुलेटर का यूज किया जा सकता है। ठीक है, बस यही सीरीज फैक्टर है। लेकिन सब सेम कैसे हो सकता है, लेकिन डिफर है कैसे। अब मैंने यहां पर √10 लिखा, यहां पर जो दिख रहा है इसमें आप 5 लिख दो, दिस इज 5, दिस इज 5, क्योंकि R5 है तो 5 लिख दिया। तो यहाँ पर R10 है तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, R10। यहाँ 20 है तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, दिस इज 20। यहाँ 40 है तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 40, दिस इज 40। यहाँ 80 तो इसके वहां पर 80 लिख दिया। बस अब सिर्फ सिंपल सा सॉल्व करना रह गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1.58। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1.26। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तब क्या वैल्यू आएगी, दिस इज 1.12। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.02। आगे देखिए, आगे सॉल्व करना क्या आएगा, दिस इज 1.6। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज R80 सीरीज पे जब सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1.03। अब इन सीरीज फैक्टर का इस्तेमाल कैसे करना है, आगे हम न्यूमेरिकल करा रहे हैं, उस न्यूमेरिकल में इस सीरीज फैक्टर का हम इस्तेमाल आसानी से सीख लेंगे। अभी तो आपको बस इतना समझना है कि R5 की वैल्यू कुछ ऐसी होती है, R10 की ऐसी, R20, R40, R80 की वैल्यू कुछ ये होती है। नेक्स्ट टर्म पे आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट टर्म पे हम कल स्टार्ट करेंगे और कल की क्लास सिर्फ न्यूमेरिकल पे होगी। ठीक है, और न्यूमेरिकल इसी सीरीज फैक्टर पे होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू सो मच। खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू।